हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका डाउटनेट क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि आज हम केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज करने वाले हैं। इस सेशन में मैं आप लोग को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, किस तरह से आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। एनसीईआरटी में जिस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उस पर फॉर्मूला लगेगा, कैसे आप कैलकुलेशन को ईजी बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। आई होप आप लोग को ये लेक्चर बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बेनिफिशियल लगेगा, तो ज़रूर अटेंड कीजिए ये लेक्चर। शुरू करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज। ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारा न्यू ईयर का सेल लगा हुआ है और इसमें हम जितने भी कोर्सेज हैं हमारे 9th से 12th क्लास के रिवीजन क्लासेस का और जो भी जेईई या नीट के क्रैश कोर्सेज हैं उन सब पे 50% ऑफ है बेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहें इस ऑफर के बारे में, इस सेल के बारे में, आप इस कोर्स के बारे में, या फिर आपको जानना है कि किस तरह से आपको इस कोर्स को खरीदना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। आपको कूपन कोड लगाना है बेटा NY50 इफ यू वांट टू अवेल दिस ऑफर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। और यहाँ पर देखते हैं बेटा पहला सवाल, from the rate of expression for the following reactions, determine their order of reaction and dimensions of their rate constant। यहाँ पर अभी बेटा हमें बताना है इन सब का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ देयर रेट कांस्टेंट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसमें जितने भी स्पीशीज आ रहे हैं उन सब के पावर का सम ही होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये है हमारा रिएक्शन जिसमें NO गैस N2O गैस दे रहा है और ये है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आप हमेशा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा उसको आप ऐसे पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। सिमिलरली अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो सेकेंड वाले रिएक्शन के लिए ये RLE हो जाएगा, दैट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। एंड थर्ड वाले रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन और फोर्थ वाले में ये हो जाएगा। अब इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये जितने भी रेट लॉ एक्सप्रेशन दिख रहे हैं आपको, इनमें जितने भी स्पीशीज दिख रहे हैं उन सब के पावर का सम कर देंगे तो आपका आ जाएगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए बेटा एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द स्पीशीज अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल P प्लस Q जितना भी आ रहा है एंड सो ऑन, वो हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये है बेटा एक ही एक्सप्रेशन में 2 आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर पावर 1 और इसका भी पावर 1, तो सेकेंड वाला भी क्या है हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर देखा जाए तीसरे वाले में कि CH3CHO का पावर 3/2 है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये है आपका 3/2 ऑर्डर रिएक्शन या फिर बोल सकते हैं 1.5 ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर K की जो वैल्यू है, जो K के साथ जो लगा हुआ है उसका पावर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो यू कैन क्लियरली सी किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन को देख के आप बड़े इजीली, बड़े आसानी से उसका ऑर्डर बता सकते हैं। जो भी उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी स्पीशीज हैं सबके पावर का क्या कर दीजिए बेटा, सम कर दीजिए। ठीक है, ऑब्वियसली K का सम नहीं करेंगे, K तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने देख लिया। अब डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट, बेटा जो रेट कांस्टेंट होता है दैट इज K, इसको यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ। जो K होता है वो होता है, उसका यूनिट जो होता है बेसिकली वो हो जाता है मोल पर लीटर का पावर 1 - N टाइम इनवर्स। ठीक है, वेयर N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने आप लोग को बताया था बेटा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को या तो आप एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाल सकते हैं या फिर आप सिंपली
के यूनिट को देख के निकाल सकते हैं। अगर आपको के की यूनिट पता है तो आप इजीली वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जान सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप इजीली के का यूनिट बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्योंकि 2 है तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस एन मतलब 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। सिमिलरली सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए भी सेम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो यूनिट ऑफ के भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, राइट। अब देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन का तो हमने निकाल लिया। थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन में के का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 3/2, ठीक है। 1 माइनस एन होता है तो 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 हो जाएगा आपका 1/2 एंड टाइम इनवर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं आप मोल का पावर, ठीक है, -1/2, ठीक है, लीटर का पावर 1/2 एंड टाइम इनवर्स। ये हो जाएगा आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का वैल्यू, ठीक है, यूनिट ऑफ के। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर तो n की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, तो 1 माइनस n करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका यूनिट आएगा वो आएगा टाइम इनवर्स। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं और साथ ही साथ यूनिट ऑफ के बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और अगर हमें ऑर्डर पता है तो हम यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा आपके एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आप बुक खोल के देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन मिलेगा आपको ये एनसीईआरटी का, और यहाँ से आप ऑर्डर एंड के की यूनिट निकालना सीख चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स टेक अ मोमेंट टू रीड आउट दिस क्वेश्चन। यहाँ पर अगर देखा जाए फॉर द रिएक्शन 2a + b हमें दे रहा है a to b, ठीक है, 2a + b हमें दे रहा है बेटा a to b, दिस इज योर रिएक्शन, और हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, मतलब हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है, दैट इज रेट इज इक्वल्स टू k a into b का स्क्वायर। सो दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन, जहां पर आपको k की वैल्यू भी गिवन है, आपको k की वैल्यू भी गिवन है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन when A is equals to 0.1 mole liter inverse and B is equals to 0.2 mole liter inverse। हमसे पूछा जा रहा है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या जो भी वैल्यू हमें गिवन है, जो ये RLE हमें गिवन है, क्या इसको यूज करके हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहला तो हमें यही पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए बेटा हमें बोला गया कि दिया हुआ है कि रेट इज इक्वल्स टू के ए इंटू बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर ए की वैल्यू देखूं तो ए की वैल्यू मुझे पता है, बी की वैल्यू भी पता है, और साथ ही साथ मुझे के की भी वैल्यू पता है, मुझे सारी वैल्यूज पता है, मुझे सिर्फ यहाँ पर रेट निकालना है। तो सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं बेटा कि रेट इज इक्वल्स टू 2 into 10 का पावर -6, और A की वैल्यू क्या है हमारी 0.1 और B की वैल्यू है बेटा 0.2, लेकिन यहाँ पर हमें 0.2 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में 0.2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखिए 10 का पावर -6 को तो भूल जाइए, ये हो जाएगा 2 into 10 का पावर -6, ये हो जाएगा 0.1 into 0.04। अब 0.04 करेंगे तो 10 का पावर -3 हो जाएगा, ये 4 into 10 का पावर -3 हो जाएगा, 4 into 10 का पावर -3 into 2 क्या हो जाएगा बेटा 8 into 10 का पावर -9, ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। दिस इज योर फर्स्ट
क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है उसका आंसर हमारे पास आ गया कि रेट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 का पावर -9, ठीक है, राइट। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलिए जी, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पार्ट में आते हैं कि हमसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। तो सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। अब ए क्या हो गया है? कम हो गया है। तो जब ए कम हो गया है तो हमें पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखा जाए बेटा, अगर मैं यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री से जाऊं तो 2a प्लस b गिव्स a to b, 2a प्लस b गिव्स a to b। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन इसका कितना था बेटा? t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन था इसका 0.1 मोल और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था बेटा 0.2 मोल। अब ये जब घट गया है, a घट गया है, a कितना घट गया बेटा? 0. ठीक है, ये घट गया हमारा 0.6, ठीक है। तो ये अगर इतना घट रहा है तो ये कितना घटेगा? अगर ये 0.6 घट रहा है तो ये कितना घटेगा बेटा? ये घट जाएगा हमारा 0.06। तो 0.1 माइनस 0.06, ये इतना बच गया। और अगर ये 1 माइनस 0.06 कितना हो जाएगा? 0.1, 0.06, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा बेटा 9 में जाएगा, ठीक है। 0.1 माइनस 0.06, 0.94, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा यहाँ पर 0. इधर बोल सकते हैं कि ये बच गया आपका 0.04। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये एक 0.1 मोल था तो ये 0.2 मोल था इनिशियली। ये अगर 2 मोल घट रहा है तो ये 1 मोल घट रहा है। तो अगर ये 0.04 मोल घट रहा है तो ये कितना घटेगा? 0.02 मोल घटना चाहिए, इसका ठीक आधा। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? माइनस कर देंगे 0.2 माइनस 0.02, ये कितना हो जाएगा? 0.18, 0.18। अब मेरे पास क्या है? ये कितना घटा और ये कितना घटा? तो ये घटा हमारा 0.06, ये घटा 0.18। तो क्या हो जाएगा रेट? रेट हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -6, 0.06 इंटू 0.18 का होल स्क्वायर, 0.18 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा लगभग, ठीक है। आप इसको करेंगे 2 एंड दिस इज योर 0.06, मतलब 6 इंटू 10 का पावर -2, तो ये हो गया 12। 18 का हो जाएगा आपका 3.89। तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व करके 3.89 इंटू 10 का पावर -9 आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? आपको इस क्वेश्चन को बेसिकली ये देखना है कि अगर ए इतना घटा तो स्टोइचियोमेट्री से निकालना है कि बी कितना घटा होगा, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को जैसे आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। What are the rates of production of N2 and H2 if K is equals to इतना? तो मुझे इतना पता है बेटा कि for a zero order reaction the rate is equals to K into A का पावर 0। मतलब यहाँ पर आपका कोई भी रिएक्टेंट के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं होता है। रेट जो होता है वो पूरा का पूरा बराबर रहता है रेट कांस्टेंट के। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बेटा, कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, अगर मान लीजिए यही रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो यहाँ पर अगर मैं रेट बोलूं तो रेट इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकती हूँ माइनस d/dt ऑफ N2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 d/dt ऑफ H2 इज इक्वल्स टू K, क्योंकि हमें इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। माइनस साइन डिनोट्स कि ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे हैं। माइनस साइन ये बताता है कि ये दोनों रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे हैं। तो इजीली हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं,
हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट माइनस डी N2 by dt, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पर ये तो क्या हो रहा है बेटा, डिकम्पोज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो रहा है, रिएक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन होगा तो ये हो जाएगा NH3 गैस इज ब्रेकिंग डाउन इनटू N2 गैस प्लस 3H2 गैस। अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये डिकम्पोज है, रिएक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आप पॉजिटिव हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है प्लस dN2 by dt एंड प्लस dH2 by dt, मतलब ये N2 और H2 कितना फॉर्म हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ अब देखिए यहाँ पर रेट की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पता है K की वैल्यू, तो मैं इस वैल्यू को K से कर देती हूँ इक्वेट, और इस वैल्यू को भी मैं K से इक्वेट कर देती हूँ, तो dN2 by dt इज इक्वल्स टू K, और K क्या होता है बेटा, 2.5 इंटू 10 का पावर -4 हमें गिवन है, मतलब जो आपका N2 फॉर्म हो रहा है वो इसी रेट से फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं 1/3 dH2 by dt इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 का पावर -4, तो ये चला जाएगा बेटा ऊपर, तो 2.5 इंटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो आप बोल सकते हैं dH2 by dt इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू 10 का पावर -4, तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत आसान, सिंपल, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि मैंने जो पहले रिएक्शन लिखा था दैट वाज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है दैट इज द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ NH3। तो जो भी आपको रिएक्शन आ रहा है आप पहले दिमाग से सोचेंगे कि क्या आप NH3 फॉर्म करें या डीकम्पोज करें, और अगर डीकम्पोज कर रहे हैं तो आपका फॉर्म क्या हो रहा है, N2 और H2, और अगर N2 और H2 फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में ये क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 and H2 पूछा है, ना कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 and H2, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। और रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, एक रिएक्शन है जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। ये पूरा रिएक्शन के बारे में हमें नहीं बता रहा, ना ही हमें जरूरत है पूरे रिएक्शन के जानने की, हमें सिर्फ ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के करस्पॉन्डिंग उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मेरा रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ रिएक्टेंट, मैं मान लेती हूँ A, और उसके सेकेंड ऑर्डर पे ये निर्भर है। तो अगर मैं A को डबल कर देती हूँ, इफ A इज डबल्ड, तो ये हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर, तो जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स द प्रीवियस A, ठीक है, 4 टाइम्स द प्रीवियस रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले वाले का आंसर हो गया हमारा कि अगर आपने रेट को डबल किया तो आपका जो, अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल किया तो रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सेकेंड वाला देखिए क्या बोल रहा है हमसे, सेकेंड बोल रहा है कि अगर मैं A के कंसंट्रेशन को हाफ कर दूं, ठीक है, A के कंसंट्रेशन को हाफ कर दूं, मतलब अगर मैं A को A/2 कर दूं, पावर तो अभी भी 2 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा A² और अपॉन 4, तो ये तो क्या था आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, मतलब रेट पुराने वाले रेट से क्या हो गया 1/4 हो गया मेरा रिएक्शन रेट का, जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ A को हाफ कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो गया, ठीक है। तो सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेट। जो पहला रेट था, ठीक है, वो इनिशियल रेट बोलिए, ओरिजिनल रेट बोलिए, जो बोलिए बोलना है बोलिए, यहाँ पर आंसर लेकिन यही है कि 1/4 ऑफ द इनिशियल रेट हो जाएगा हमारा। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A was 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A was 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे एनसीईआरटी का, अगर ध्यान से पढ़ें। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर में ए है और सेकेंड ऑर्डर में क्या है, ठीक है, बी में सेकेंड ऑर्डर है। तो यहाँ पर हमें इतना इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, इतनी सारी बातों से मुझे पता है कि रेट जो है ये बराबर है ए के रिस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट है, एंड बी के रिस्पेक्ट में क्या है, टू है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का मुझे पहले स्टेटमेंट से ही पता लग गया, ठीक है। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, हमसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पूछ रहा है, मतलब हमसे माइनस dr/dt अगर मैं देखना चाहूँ कि ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपका बेसिकली k a का पावर 1 एंड b का स्क्वायर। तो पहला वाला तो आपका सिंपली आपसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पूछ रहा है कि जो रिएक्टेंट के खत्म होने की जो रेट है वो किसके बराबर है, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस dr/dt के a इंटू बी का स्क्वायर। सेकेंड जो बोल रहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर मैं बी के कंसेंट्रेशन को 3 गुना कर देती हूँ, ये था हमारा पहला वाला। दूसरा पूछ रहा है मेरे से कि अगर मैं बी के कंसेंट्रेशन को 3 भी कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर के ए का कंसेंट्रेशन मैंने उतना ही रखा होगा ऑब्वियसली, 3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट हमारा ये 3 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स r डैश इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स द ओरिजिनल रेट, या फिर मैं बोल सकती हूँ 9 टाइम्स के ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। थर्ड हमसे पूछ रहा है, हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। दोनों को मैंने अगर डबल कर दिया, मतलब रेट इज इक्वल्स टू क्या कर दिया मैंने, के ए को भी डबल कर दिया और बी को भी डबल कर दिया, लेकिन बी पे स्क्वायर होने की वजह से जो बी का जो डबल है वो जब बाहर आएगा तो वो 4 हो जाएगा और ये जब बाहर आएगा तो 2 ही रहेगा। तो जो फाइनल रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 के ए इंटू बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू 8 के ए इंटू बी का स्क्वायर। तो आपने देखा कि कैसे आप जब रिएक्टेंट दोनों को डबल कर रहे हो या दोनों में से किसी एक को चेंज कर रहे हैं तो कैसे आपका रेट भी चेंज होता जा रहा है। ये हमें सिर्फ इस वजह से पता चल पाया क्योंकि हमारे पास क्या था, रेट लॉ एक्सप्रेशन पता था हमें पहले ही स्टेटमेंट में रेट लॉ एक्सप्रेशन देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर इन सब का रेट कांस्टेंट गिवन है और हमें ये पता है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमसे पूछ रहा है इन सब का हाफ लाइफ। तो बेटा हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में एक बहुत ही बेहतरीन सा रिलेशन होता है जो कि आप तभी जान सकते हैं जब आपको फॉर्मूला पता हो, नहीं तो प्रूफ करने का एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। तो टी हाफ जो होता है बेटा वो होता है 0.693 अपॉन के। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आपको धड़ाधड़ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। तो पहला देखेंगे बेटा, फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट में आप बोलेंगे टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, और के की वैल्यू आपको पता है दैट इज 0.693 अपॉन कर लेंगे इसको 200 करेंगे और ये हो जाएगा टी हाफ, ठीक है। अगर 2 में जाएगा तो ये हो जाएगा, लगभग जाएगा बेटा 693, ठीक है। इसको कर लीजिए 693 इंटू 10 का पावर -3 और ये 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा, 10 का पावर -2 हो जाएगा, 10 का पावर -5 अपॉन 2। इसको आपने काटा तो ये गया बेटा 3 में और ये गया आपका दोबारा से 4 में और ये दोबारा से चला गया आपका लगभग 6 में, 65। तो ये हो जाएगा 3.46 इंटू 10 का पावर -3 सेकेंड। पहले वाले का टी हाफ ये आ गया। नेक्स्ट वाले का अगर टी हाफ देखा जाए तो नेक्स्ट वाले में मिनट इनवर्स में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिनट इनवर्स में भी दिया है तब भी आपका फॉर्मूला यही लगेगा। बस जो फाइनल टाइम आएगा यहाँ पर सेकंड में आया, आपका अब जो टाइम आएगा वो मिनट में आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो 0.693 अपॉन 2 कर देंगे तो ये भी जाएगा बेटा 0.3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, ठीक है, और चला जाएगा आपका 0.434 या 0.35, फाइनली 346
मिनट। तो टी हाफ जो आया यहाँ पर वो आया 0.346 मिनट। सेकंड वाले का भी आंसर आ गया। थर्ड में हमसे पूछा जा रहा है कि 4 ईयर इनवर्स 4 ईयर इनवर्स है अगर रेट कांस्टेंट, तो सिंपली आपको 0.693 डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। यहाँ पर 4 में जाएगा, 0.1 में जाएगा, 1 में जाएगा 29, फिर 29, 7 में जाएगा 28 और ये जाएगा 3। तो 0.173 ईयर्स लग जाएंगे। अगर थर्ड वाले का टी हाफ निकाले तो 0.173 ईयर इज योर राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की कि हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डीके। अब यहाँ पर आपको नहीं बताया गया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट यू ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी रेडियो एक्टिव डीके की बात करी जाए, बैक्टीरियल डीके या बैक्टीरियल ग्रोथ की बात की जाए, ये सभी के सभी ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं एंड दे नेवर गो फॉर कंप्लीशन, दे नेवर एवर गो फॉर कंप्लीशन। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि क्योंकि यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, तो ये एग्जाम में आपको हिंट देना चाहता है ये क्वेश्चन कि यह एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जब आपको ये पता लग जाए कि यह एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फटाफट से आपको दिमाग में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी इक्वेशन, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, वो सारे के सारे आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। अब यहाँ पर आपको हाफ लाइफ के बारे में गिवन है, तो हाफ लाइफ के बारे में आपको एक चीज़ बड़े अच्छे से पता है दैट हाफ लाइफ के लिए आप जो टी हाफ होता है वो यूज करते हैं 0.693 अपॉन के। और अगर आपको हाफ लाइफ दिया है तो यहाँ पर आप इजीली के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के हो जाएगा आपका 0.693 अपॉन 5730। अभी इसको सॉल्व मत करिएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है आगे जाके कैंसिल आउट हो जाए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अब निकालेंगे दूसरा फॉर्मूला T is equals to 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन AT, A0 अपॉन AT। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 कितना बचा बेटा, 80%, 20% खत्म हो चुका है। और A0 इनिशियली कितना था, 100%। जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना कि इनिशियल परसेंटेज जो होगा वो कितना परसेंट होगा, 100% प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो टी ही तो हमें निकालना है, एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 0.693 अपॉन 5730। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लॉग A0 का वैल्यू है 100 और AT का वैल्यू है 80। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 और log 8 की वैल्यू कितनी होगी 3 log 2। 3 log 2 का क्या मतलब है, 3 इंटू 0.3010, मतलब 1 माइनस 0.9 के बराबर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 5730 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, लगभग 0.9 के बराबर। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा लगभग 3 के बराबर आएगा। ये 3 इंटू 5370 इंटू 0.9 करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा फाइनली वो आ जाएगा बेटा 1845 ईयर्स, 1845 ईयर्स। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि आपको फॉर्मूला कैसे निकालना है, आपको के की वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है। अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में और होता ही क्या है। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला देख लिया, कैलकुलेशन देख लिया तो और तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको कैलकुलेशन में करनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, लॉग की वैल्यूज अगर पता हो आपको तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार आपको लॉग की वैल्यूज गिवन भी होंगी।
कई बार क्वेश्चन में आपको लॉग की वैल्यूज गिवन भी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास, तो हमें ये पता लग गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। हमें बोला जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि T 99% कंप्लीट होने का क्या होगा, ट्वाइस होना चाहिए T 90% कंप्लीट होने के। तो ये हमें चीज क्या करनी है, प्रूफ करनी है, इसी बात को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रूव दैट कि T 99 इज इक्वल्स टू ट्वाइस द T 90, मतलब 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना भी समय लग रहा है, ठीक है, वो क्या है, दोगुना है जितना रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में लग रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गया 2 घंटे में, तो 99% कंप्लीट होगा 4 घंटे में, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की जा रही हो तो आपको पता होना चाहिए कि T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग, और यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज में बात चल रही है तो हम यहाँ पर लेंगे परसेंटेज A0 को 100 और 80 को लेंगे 100 माइनस जितना भी परसेंटेज खत्म हो चुका होगा। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं फॉर T 99% में क्या होगा, 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99। तो इसको मैं बोल सकती हूँ T 99% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 100। लॉग 100 को मैं बोल सकती हूँ बेटा लॉग 10 का पावर 2, और लॉग 10 का पावर 2 को बोल सकती हूँ 2 log 2, और 2 log 10 का क्या मतलब होगा, 2 log 10 का क्या मतलब होगा, 2 log 10 का क्या मतलब होगा इंटू 2। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इतना मल्टीप्लाइड बाय 2। ये बात क्लियर है। चलिए जी, अब T 90% को देखते हैं। तो T 90% कितना होगा, 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 90। तो 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ T 90% इज इक्वल्स टू 2.303 के लॉग 100 अपॉन 10। 0 से 0 कट गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो T 90% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के। ये है आपका पहला इक्वेशन, ये है आपका दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए सेकंड से, आ जाएगा T 99% अपॉन T 90% बराबर हो जाएगा ये किसके, 2.303 बाई के, 2.303 बाई के कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2, एंड हेंस यू हैव प्रूव दैट T 99% इज इक्वल्स टू 2T90, हेंस प्रूव्ड, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल सॉल्व करते हैं। ये सवाल अगर ध्यान से देखें, सो कंसीडर अ सर्टेन रिएक्शन, एक रिएक्शन हमारे पास A जो प्रोडक्ट दे रहा है जिसमें अपने को K की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 1 मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको K की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर आपको बोला है A की वैल्यू 100 सेकेंड के बाद कितनी बचेगी। तो A दे रहा है बेटा हमें प्रोडक्ट, और आपको K की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर ऑर्डर के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैंने जब यूनिट देखा K का तो मुझे पता लग गया कि ये यूनिट तो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है, हेंस दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये बात पता लगते ही मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला हो जाएगा T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग, अब क्या लिखेंगे इसको, A0, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था बेटा, A0, तो A0 है हमारा 1, ठीक है। चलिए पहले तो फॉर्मूला ही लिख देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो जाए। A0 अपॉन 80, तो हमसे 80 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड, तो 100 हो जाएगा टाइम 2.303 अपॉन K इज 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 लॉग A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी
1 हो जाएगी और AT की वैल्यू अभी फिलहाल हमें नहीं पता, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 1.1, 10 का पावर 2 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1.1 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 10/11 इज इक्वल्स टू लॉग 1/80, ठीक है। अब क्या हो सकता है, समझिएगा इस बात को। अगर मैं क्या करूं बेटा, इसको यहां पे ऐसे लिख दूं कि log 1/80 इज इक्वल्स टू 0.9। अगर ये बात बोलूं तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि जो भी 80 की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1 होगा, तभी आपका ये वैल्यू आ रहा है इतना। बेटा log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है हमारी 0.3010। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ रही है 1 माइनस 0.1 आ रही है, 1 माइनस 0.1, तो इसको मैं बोल सकती हूँ टेकिंग एंटी लॉग हम बोल सकते हैं कि 80 बराबर क्या हो जाएगा 0.2 से तो कम ही आएगा, क्योंकि आपका log 2 की वैल्यू 0.3010 है एंड 1 माइनस 0.1 करेंगे, log 0.9 को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 और 1 को क्या लिख सकते हैं आप log 10, तो यहाँ पर आपकी जो 80 की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 0.135 मोल इनवर्स, राइट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुक्रोज डिकम्पोजेस इन एसिडिक सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। सुक्रोज जो होता है वो एसिडिक सोल्यूशन में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, रेट लॉ विथ T½ इज इक्वल्स टू 3 घंटे। T½ हमें गिवन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज इज रिमेनिंग आफ्टर 8 आवर्स। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप यहाँ पे 0.693 अपॉन T½ करके K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो K की वैल्यू जब आप निकालने चले तो 0.693 अपॉन 3 किया तो ये हो जाएगा 0.231। दिस इज योर वैल्यू ऑफ K। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, मतलब A0/80 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो T इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं 2.303 अपॉन K log A0/80, तो यहां पर आप बोल सकते हैं T, ठीक है। T तो आपको पता है दैट इज 8 आवर्स, T आपको गिवन है 8 आवर्स इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन आप इसको बोल सकते हैं 0.231 log A0/80। इसी का आपको पूछ रहा है रेशियो A0/80 का, इसको आप क्या बोल सकते हैं बेटा 10 बोल सकते हैं। तो यहां पर अब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 0.8 log A0/80 कितना आ रहा है 0.8 आ रहा है। तो सेम मैनर में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका A0/80 आ रहा है वो 1 से कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये 0.8 आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि A0/80 वहां पर कर रहे थे कितना आ रहा था 0.135 आ रहा था। अब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर भी लगभग उसी के बराबर आंसर आएगा, और एंटी लॉग करेंगे तो 0.158 आ जाएगा आपका फ्रैक्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The decomposition of A into product has value of इतना, हमें K की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे 10 डिग्री सेल्सियस पे, एंड EA की वैल्यू गिवन है। देखिए हमें K1 की वैल्यू गिवन है, किस पे T1 पे, T1 कितना है हमारा 273 प्लस 10 283, K1 की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है। साथ ही साथ हमें EA की भी वैल्यू गिवन है, EA की वैल्यू गिवन है बेटा हमारे पास 60 किलो जूल, ठीक है, मोल इनवर्स, एंड वी हैव K2 की वैल्यू, K2 की भी वैल्यू हमें गिवन है एंड दैट इज 1.5 इंटू 10 का पावर 4। हमसे पूछ रहा है बेटा T2 की वैल्यू, तो जब भी इस तरह की वैल्यू आपसे पूछे तो आपको पता है अर्हीनियस इक्वेशन का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला, दैट इज log K2/K1 is equals to EA upon 2.303 or
ठीक है, आर की वैल्यू देखो आप जूल में लेंगे तो ईए की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटू 10 का पावर 3 करना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाए, ये भी जूल में हो जाए। ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2। चलिए जी, तो ये क्या हो जाएगा, K2 है हमारा log 1.5 इंटू 10 का पावर 4 अपॉन 4.5 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी है, 60 इंटू 10 का पावर 3 और 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, 8.314, 1/283 माइनस 1/T2, और T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये जाएगा 3 में, ये जाएगा 10 में, 10/3, तो log 10 माइनस log 3 करेंगे तो 1 माइनस log 3 कितना होता है बेटा, 0.48, तो 1 माइनस 0.48 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0.52 इज इक्वल्स टू, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अब कर देंगे। ठीक है, 2.303 इंटू 8.314 लगभग बराबर होता है 20 के, और इसको बोलेंगे 60 इंटू 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/283 माइनस 1/T2। अब इसको हम जाएंगे, लेके जाएंगे बेटा 3 में, और भी इसको लेकर जाएंगे हम 0.1 एंड 4 में, 10 का पावर -3 ऊपर, तो 0.14 इंटू 10 का पावर -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका T2 सॉल्व होकर आएगा बेटा, वो आएगा 297 केल्विन। ठीक है, 297 केल्विन बोले तो आपका कितना डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए बेटा, तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शंस थे, जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे, उनको हमने सॉल्व कर लिया आज के सेशन में। अगर और भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पलर के भी करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं, तो नेक्स्ट सेशन जो लाइव होने वाला है वो मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।